नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यमुना नदी में बढ़े हुए अमोनिया लेवल के बारे में। कुछ ही दिन पहले दिल्ली जल बोर्ड ने ये वार्निंग दी थी कि हम पानी की सप्लाई को कम कर रहे हैं क्योंकि यमुना नदी में अमोनिया का लेवल बढ़ चुका है। तो यमुना नदी में ये अमोनिया का लेवल क्यों बढ़ा है, इससे क्या खतरा है, क्या नुकसान है, इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक स्टडी आईक्यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज़ पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के अपडेट्स आपको यहाँ प्राप्त हो जाएंगे और इस टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू का स्मार्ट कोर्स सिविल सेवा परीक्षा यानी आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए उपलब्ध है। इस कोर्स की मदद से आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन पर इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और इस कोर्स पर ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो आप इसे आसान किश्तों में भी खरीद सकते हैं टिल 31 जुलाई 2020। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए स्टडी आईक्यू ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर और इस कोर्स को अवेल कीजिए। अब यमुना नदी में अमोनिया बढ़ने की समस्या पहली बार नहीं हुई है। हर साल इस तरह की समस्या देखी जाती है, जनरली मॉनसून या मॉनसून खत्म होने के बाद में। तो ये लास्ट ईयर का भी एक ट्वीट है दिल्ली जल बोर्ड का। 2019 में भी ये समस्या देखी गई थी सितंबर के महीने में। यमुना के पॉल्यूशन को समझने से पहले आपको इस नदी की ज्योग्राफी को समझना होगा। यमुना की शुरुआत होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। पहाड़ों से नीचे उतरते हुए जब ये मैदानी इलाकों में एंटर होती है तो यहाँ पर पॉल्यूशन बिल्कुल कम होता है। लेकिन जो ये हरियाणा वाला स्ट्रेच है नदी का, हरियाणा से दिल्ली, इस स्ट्रेच में लगभग 150 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है। यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर्स सिचुएटेड हैं, जैसे कि सोनीपत, पानीपत, करनाल। यहाँ पर कई सारी इंडस्ट्रीज़ हैं और उत्तर प्रदेश की तरफ भी यहाँ पर काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो ये पॉल्यूशन ऐड करती हैं नदी में। जब ये नदी दिल्ली में पहुँचती है तब तक पॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका होता है और दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है। यहाँ का सारा सीवेज यमुना नदी में ही जाता है, ट्रीट होता है, कुछ ट्रीट नहीं भी होता है। तो दिल्ली से लेकर अगर आप देखें, जब तक चंबल नदी आकर यमुना में नहीं मिल जाती यहाँ पर इटावा में, तब तक यमुना एक ऑलमोस्ट नाले की तरह बहती है। मुझे खुद ये शब्द कहते हुए शर्म आ रही है, लेकिन ये सच्चाई है कि दिल्ली से लेकर इटावा तक यमुना नदी नदी कहलाने के लायक भी नहीं रहती है। अगर आप कभी ताजमहल विजिट करने जाएं आगरा में तो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं ताजमहल के बिल्कुल पीछे यमुना नदी बहती है कि उसकी क्या हालत है। और जो दिल्ली में रहते हैं, जो इस नदी के किनारे रहते हैं, वो तो जानते ही होंगे। तो थोड़ा बहुत पानी इसमें जो आता है फ्रेश वाटर, वो चंबल से आता है। थोड़ा बहुत क्या, 80% फ्रेश वाटर चंबल से ही आता है और फिर आगे जाकर यमुना संगम में प्रयागराज में शामिल हो जाती है, गंगा में। फिर दिल्ली से लगभग 125 किलोमीटर उत्तर में जब हरियाणा में एंटर होती है यमुना, तो यहाँ पर एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है हथिनी कुंड बैराज। इस बैराज में यमुना का ज़्यादातर यूज़फुल पानी डाइवर्ट कर दिया जाता है। कैनाल्स के रूप में हरियाणा, यूपी में पानी भेजा जाता है पीने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, कई सारे इस्तेमाल होते हैं। तो ये हथिनी कुंड बैराज का एक फ़ोटो है। तो ये डैम यमुना के ज़्यादातर फ्रेश वाटर को डाइवर्ट कर देता है। और हथिनी कुंड से आगे दिल्ली का जो ये 100 किलोमीटर का स्ट्रेच है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कंटिन्यूसली पॉल्यूशन ऐड होता है। इसमें कई सारी इंडस्ट्रीज़ है इस एरिया में। हथिनी कुंड बैराज के बाद रिस्ट्रिक्टेड फ्लो के साथ जब यमुना दिल्ली पहुंचती है तो वहां पर उसमें से और ज़्यादा पानी को निकाल लिया जाता है दिल्ली शहर के पेयजल व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। दिल्ली की 70% वाटर नीड्स यमुना नदी के द्वारा पूरी करी जाती है। बाकी 30% पानी जो है वो यमुना के ऊपर वाले हिस्से से, यानी कि हरियाणा वाली साइड से लाया जाता है वाया कैनाल्स, बट 70% यहीं से लिया जाता है। अब दिल्ली में भी पॉल्यूशन जो स्टार्ट होता है उससे जस्ट पहले पीने का पानी विड्रॉ कर लिया जाता है। ये उत्तरी दिल्ली का मैं आपको सैटेलाइट व्यू दिखा रहा हूँ। तो यमुना नदी यहाँ से दिल्ली में एंटर हो रही है और यहाँ वजीराबाद नाम का एक डैम बनाया गया है, वजीराबाद बैराज कहते हैं इसे। यहाँ पर पीने का पानी विड्रॉ किया जाता है दिल्ली शहर के पेयजल बोर्ड यानी दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा। और इसके तुरंत बाद आप देखिए नदी के कलर में चेंज आ जाता है क्योंकि यहाँ से बड़े बड़े ड्रेन्स, बड़े बड़े नाले नदी में मिलने शुरू होते हैं और उसके बाद यहाँ एक अलग कलर है नदी का और यहाँ पर एक अलग ही कलर है। तो वजीराबाद बैराज से लेकर इटावा तक यमुना नदी मोस्टली अनट्रीटेड सीवेज या फिर इंडस्ट्रीज का जो एफ्लुएंट्स है उसको लेकर कैरी करती है। यमुना नदी की दिल्ली शहर में जो हालत होती है उसको हर साल सर्दी के महीनों में अराउंड दिवाली आप देखते हैं न्यूज़ मीडिया में, फोटोग्राफ्स में, अखबारों में, सभी जगह ये फोटोज़ छपते हैं कि कैसे नदी के सतह पर झाग बनने शुरू हो जाते हैं। और जब छठ पूजा का समय आता है तो लोग इसी पोल्यूटेड नदी में उतरकर छठ की पूजा करते हैं। तो ये झाग बनता है बेसिकली फॉस्फेट के कारण, ये भी याद रख लेना।
क्या पता कहीं पूछा जाए। तो फॉस्फेट पॉल्यूटेंट जो होता है वो ये झाग बनाता है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं अमोनिया की। तो हालांकि जब पॉल्यूटेंट बढ़ते हैं तो लगभग सभी एक साथ बढ़ते हैं, अमोनिया, फॉस्फेट, सारे पॉल्यूटेंट, बट ये झाग जो है ये अमोनिया के कारण नहीं होते, फॉस्फेट के कारण होते हैं। अब ये अमोनिया केमिकल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला होता है NH3, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन से बनता है अमोनिया का मॉलिक्यूल, और ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक गैस होती है अमोनिया की। इसकी खास बात यह है कि इसका कोई कलर नहीं होता है, ये कलरलेस गैस है, लेकिन इसकी स्मेल बहुत ही तेज होती है। इसको पंजेंट स्मेल कहते हैं। अगर किसी रूम में अमोनिया है तो वो आपको पता चल जाएगा, इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है इसकी। तो अमोनिया इंडस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल होता है। और आप जानते ही हैं कि हमारे देश में फर्टिलाइजर्स कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं खेती के लिए। तो फर्टिलाइजर सबसे बड़ा यूज़ है, फिर प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर्स, डाइज और कई प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली जहाँ पर भी नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं वहाँ पर अमोनिया का इस्तेमाल आप देखेंगे, या तो यूज़ होता है या फिर एक बाई प्रोडक्ट की तरह निकलती है। अब अमोनिया नेचुरली भी एनवायरनमेंट में हमें देखने को मिलती है, क्योंकि जब ऑर्गेनिक वेस्ट मैटर का ब्रेक डाउन होता है, तो जो सीवेज मैटर ब्रेक डाउन होता है उसके कारण भी नेचुरली वाटर बॉडीज में अमोनिया बनती है। लेकिन हमारी नदियों में जो इस वक्त अमोनिया की स्थिति है वो नेचुरली नहीं आई है, क्योंकि हम वहाँ पर सीवेज, रॉ सीवेज को हम नदियों में जाने दे रहे हैं, उसके कारण अमोनिया का लेवल बढ़ रहा है। एक और बहुत बड़ा सोर्स है अमोनिया का, वो है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। तो कई नाइट्रोजन इस्तेमाल करने वाली जो फैक्ट्रीज हैं, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज एट्सेट्रा, वहाँ से जो इंडस्ट्रियल रन ऑफ निकलता है, यानी कि वहाँ का जो वेस्ट वाटर निकलता है, जब वो नदियों में जाकर मिलता है तो उसके कारण भी अमोनिया गैस काफ़ी बड़ी मात्रा में बनती है। और यही अभी हो रहा है यमुना नदी में। इस मैप में आप देखिए, ये यमुना नदी आ रही है, इसको मैंने ट्रेस किया है। यहाँ पर है दिल्ली शहर, और दिल्ली से उत्तर में हरियाणा के कई इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं, जैसे कि सोनीपत, पानीपत, करनाल, यहाँ पर यमुना नगर भी है। तो इन सभी से इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स यहाँ पर यमुना नदी में एंटर हो रहे हैं, और उसके कारण ये अभी रीसेंट अमोनिया वाली समस्या आई है और हर साल आती है। एक और कारण है कि रॉ सीवेज बारिश के समय बढ़ जाता है। उसके पीछे रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जब बारिश का मौसम आता है तो देश के कई वेस्ट वाटर प्लांट्स ये चीज़ करते हैं कि वो बिना ट्रीट किए सीवेज को सीधा नदी में बहा देते हैं। अब ये बात आप कहीं ऑफिशियली लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन ये डेफिनेटली सच्चाई है। इसको कई न्यूज़ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस कवर भी करते हैं, लोकल न्यूज़ में आप देखेंगे। और अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं और वेस्ट वाटर प्लांट के आसपास आप रहते हैं तो ये आपको तो पता ही होगा कि किस तरह से बारिश के मौसम में जब बहुत सारा पानी बह रहा होता है नदी में, तो उसका फ़ायदा उठाकर ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डायरेक्टली रॉ सीवेज को डाल देते हैं नदी में, उसको ट्रीट नहीं करते हैं, और इसके कारण पॉल्यूटेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। अब मान लो एक दिन बारिश हुई लेकिन दूसरे दिन बारिश रुक गई, तो फिर वो अचानक से पॉल्यूशन का लेवल बढ़ने लग जाता है डाउन स्ट्रीम एरियाज में। तो अभी दिल्ली हमेशा यही कहता है कि हरियाणा की तरफ से पॉल्यूटेंट्स एकदम से बहा दिए जाते हैं बिना ट्रीट किए, उसके कारण दिल्ली में ये समस्या आ जाती है। अब अमोनिया का नुकसान क्या है? तो देखिए, पहला तो अमोनिया का नुकसान है एक्वेटिक एनिमल्स पर, मछलियों पर। अगर 1 ppm की मात्रा से ज़्यादा अमोनिया मिलती है पानी में तो ये मछलियों के लिए टॉक्सिक होती है और सारी मछलियाँ इसके कारण मर सकती हैं, क्योंकि मछलियों में एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो अमोनिया का लेवल बहुत ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता है। इंसान में हम थोड़ा सा बेटर हैं क्योंकि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम मछलियों से ज़्यादा डेवलप्ड है। तो अगर इंसान में यानी ह्यूमंस में अमोनिया का इंटेक होता भी है कुछ समय के लिए या थोड़ी मात्रा में, तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं, एकदम से कोई मरता नहीं है अमोनिया से। लेकिन अगर पीने के पानी में लंबे समय तक, सालों तक, महीनों तक 1 ppm की मात्रा रही तो फिर ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। तो अमोनिया इंसानों के लिए भी टॉक्सिक है, लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मछलियों के लिए तो अगर आप कुछ दिन तक ही किसी तालाब में अमोनिया का लेवल बढ़ जाएगा तो सारी मछलियां वहाँ पर मर जाती हैं। और अक्सर ये देखा जाता है जो हैचरीज होती हैं, यानी कि आर्टिफिशियली जहाँ पर मछलियों को पैदा किया जाता है, वहाँ पर ये बहुत कॉमन समस्या है कि पानी के पॉन्ड में अमोनिया का लेवल बढ़ गया और अचानक से मछलियाँ मरना शुरू हो जाती हैं। भारत में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का ये कहना है कि जो पेयजल सप्लाई किया जाता है घरों में, उसमें अमोनिया का लेवल 0.5 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी दिल्ली जल बोर्ड का ये कहना था कि कुछ दिन पहले जब इन्होंने पानी की सप्लाई रोकी तब अमोनिया का लेवल यमुना नदी में 3 ppm हो गया था वजीराबाद बैराज के आसपास। और दिल्ली जल बोर्ड का ये कहना है कि वो 0.9 ppm तक लेवल अगर हो तो उसे ट्रीट कर सकते हैं, उसके बाद वो ट्रीट नहीं कर सकते, उन्हें पानी का इंटेक रोकना पड़ता है।
और देखो ट्रीट भी क्या करते हैं, कोई खास टेक्नोलॉजी नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड बेसिकली ये करता है कि जो दूसरे सोर्सेज से पानी है, जो थोड़ा सा साफ पानी है, उसके साथ इस 0.9 ppm वाले पानी को या फिर यमुना के पानी को मिलाया जाता है, डाइल्यूट किया जाता है। तो वो डाइल्यूशन से इसका ppm कम करते हैं। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे अमोनिया को डायरेक्टली पानी से हटाया जा सके। तो इस समस्या का लॉन्ग टर्म इलाज क्या है? पर्यावरणविद ये कहते हैं कि किसी भी नदी में एक मिनिमम सस्टेनेबल फ्लो होना चाहिए, जिसके कारण नदी का इकोलॉजी, नदी का जो एनवायरनमेंट है वो बना रहे। उसके कारण जो अंडर वाटर और एस्चुरी में जो इकोसिस्टम है वो भी बने रहने चाहिए। एस्चुरी कहाँ होती है? जनरली जहाँ नदी समुद्र से मिलती है। तो कुल मिलाकर फ्लो इतना हो कि नदी के मुहाने तक, नदी के एंड तक सही मात्रा में पानी पहुंचे, जिससे कि इकोसिस्टम प्लस उसके नदी के आसपास रहने वाले इंसान सभी की ज़रूरतें पूरी हो और नदी अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर ले। अब इसमें समस्या क्या आ रही है कि हमने नदियों पर बना दिए हैं बांध। यमुना और देश की ज़्यादातर बड़ी नदियों पर बैराज या डैम बने हुए हैं, जिसके कारण उनका मिनिमम फ्लो नहीं रह पाता है। मिनिमम फ्लो के लिए कई बार राज्य सरकारें आपस में बातचीत भी करती हैं कि आप इतना पानी छोड़ देना, इतना पानी आप छोड़ देना, ताकि मिनिमम फ्लो बना रहे। लेकिन उस एग्रीमेंट पर कोई उसका पालन नहीं करता है, कोई उसको मानता नहीं है। हरियाणा कहता है कि हमें पानी की आवश्यकता है, दिल्ली पानी अपना देख ले। दिल्ली कहता है कि हरियाणा पानी नहीं छोड़ता। तो इसी आपस में राज्यों के झगड़े में ये मिनिमम फ्लो मेंटेन नहीं हो पा रहा है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।